से मनमोहन सिंह जी का नाम प्रपोज किया गया, यहीं से उनको कहा जाता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एंड अ वंडरफुल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो भारत की अर्थव्यवस्था को सही पटरी देने का श्रेय उन्हीं को जाता है। The biggest of the prime ministers and presidents of the world actually respected him and he brought good name to India and signed good treaties also. लोग कहते हैं कि लीडर वो होता है जो बहुत अच्छा ऑरिएटर हो, जिसके पीछे दुनिया चलती हो, मगर वो ऐसे लीडर थे जो सबको जोड़कर रखते थे। जम्मू कश्मीर में 2-3 विजिट उनके हुए, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दी गई इतनी जितनी कांग्रेस के लीडर या एमपीज चाहते थे। और इस देश की राजनीति को जानता है दीपक, वो जो स्पिन हुआ था जो इलेक्शन रिजल्ट्स का, वो मनमोहन सिंह का चेहरा था, लोगों ने उनको पसंद किया था। सोच समझकर बात करते थे, उनके ऊपर कितने भी मीम्स बने, कितने भी कटाक्ष हुए, उन्होंने कभी पलटकर वार नहीं किया। एक इतना बड़ा लीडर है, लेकिन जब पता चला हमें थोड़ी देर के बाद कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो वो एक बड़ा हमारे लिए था कि हमने इनका इंटरव्यू किया। Towards the end of his tenure from 2010 onwards, he was challenged not from outside, from within the party also. The accidental prime minister, but a true leader and a wonderful economist, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कल हमें छोड़कर चले गए 92 वर्ष की आयु में। उनकी एक खास बात थी। लोग कहते हैं कि लीडर वो होता है जो बहुत अच्छा ऑरिएटर हो, जिसके पीछे दुनिया चलती हो, मगर वो ऐसे लीडर थे जो सबको जोड़कर रखते थे। चाहे पार्टी हो, चाहे अपनी सरकार, सबकी सुनते थे। मगर एक बात थी, कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया थिंकर भी थे। सोच समझकर बात करते थे, उनके ऊपर कितने भी मीम्स बने, कितने भी कटाक्ष हुए, उन्होंने कभी पलटकर वार नहीं किया। और जब करते भी थे तो बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक वार करते थे। आज बहुत सारे ऐसे नेता जो कभी उनकी बारे में बहुत कुछ कहा करते थे, बहुत बोला करते थे, सब खामोश हैं और ये लिख रहे हैं कि देश ने एक बड़ा नेता खोया है। हमें भी लगा कि विचार विमर्श तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर करना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। विकास जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एमएमएस, कभी किसी ने पप्पू भी कहा, कभी किसी ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मगर जो भी है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने काम पर फोकस किया और सबको जोड़कर रखा। कैसे देखते हैं आप? देखिए दीपक, जब 2004 में कांग्रेस यूपीए का उन्होंने गठन किया, तो सोनिया गांधी का नाम प्रपोज हुआ, जो कि किस कारण से रिजेक्ट हुआ, लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल्स। तो एकदम से मनमोहन सिंह जी का नाम प्रपोज किया गया, यहीं से उनको कहा जाता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट वाज स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी। मजेदार बात है कि वो मई में जब वो बने प्राइम मिनिस्टर, कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कैंपेन में वो जम्मू आए थे, होटल एशिया में थे। और मैं उन एमपी का नाम नहीं लूंगा, आज ही इज नो मोर, कांग्रेस के एमपी जो जीते, वो अपनी कैंपेन में मनमोहन सिंह को नहीं ले गए, एक एज ए कांग्रेस लीडर आए थे। तो उन्होंने कहा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह खिलाओ, इनको लंच कराओ और इनको प्लेन में भेज दो दिल्ली, ये क्या कैंपेन करेंगे, इज नॉट ए पॉपुलर लीडर। ये हमने सुना है, मीडिया में आपने भी सुनी होगी बात। और 5-7 दिन बाद मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये था, दिस वाज द बिगेस्ट एक्सीडेंट, बट ही वेंट ऑन टू बी अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 years। ही वाज द 4th लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान ऐसे ऐसे डिसीजन लिए दीपक, जो कि एक सुलझा हुआ और बहुत ही ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल आदमी होता है वो ले सकता था। उनको बाहर से ही टेस्ट नहीं आए थे, उनके विद इन द पार्टी भी चैलेंजेस थे। आप जानते होंगे, towards the end of his tenure from 2010 onwards, he was challenged not from outside, from within the party also. But as you said, उन्होंने कभी भी किसी को उल्टा जोर से जवाब नहीं दिया। He was soft spoken, but he was respected at the international forum. The biggest of the prime ministers and presidents of the world actually respected him, and he brought good name to India and signed good treaties also. We'll talk about detail in the further discussion. विकास जी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, मैंने वो कवर भी की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह जी को एक तरफ बिठाया गया था, क्योंकि वो इतने पॉपुलर लीडर नहीं थे जैसे आपने कहा। मेरे साथ मेरे दूसरे गेस्ट पवन शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की थी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी का इंटरव्यू भी किया था। पवन जी, आज कैसे आप उस चीज़ को याद कर रहे हैं? और मनमोहन सिंह जी के बारे में, जैसे मैंने कहा, चाहे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मगर एक ट्रू लीडर, कैसे देखते हैं? देखिए, समय की बात है, अब बहुत देर हो गई। लोग एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहें या एमएमएस कहें, वो एक अलग इशू है। सियासत में ये सब चलता रहता है। लेकिन अगर कहा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को
सही पटरी देने का श्रेय उन्हीं को जाता है और एक टर्निंग पॉइंट इंडिया का उसी दौर में आया था। लेकिन मैं उस समय की बात करूं तो 7 BC जो गांधीनगर में ऑफिस था हमारा, वहां पर एक इंटरव्यू प्लान हुआ था और मैं उस सभा में था जहां पर रैली हो रही थी। वो दीपक आपके मोहल्ले में ही थी। तो हम वहां पर गए थे और वहां से अकेले में बैठे थे, ऐसे कुछ ज्यादा वो नहीं थे, शांत स्वभाव। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे वो एक इंटरव्यू करना था। ठीक है कर लीजिए। बोला स्टूडियो चलना पड़ेगा, ऑफिस चलना पड़ेगा। ठीक है चल पड़ेंगे। तो हरवंश गोके जी जो बेसिकली मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने जेके चैनल के लिए उनका इंटरव्यू किया और मैं उस समय चैनल 7 ड्राई रन पे था, मतलब शुरू होने वाला था, लेकिन जागरण का पार्ट थे। तो एक कमरे में, बंद कमरे में चाय, और उनके लिए चाय अलग से थी। उनके साथ जो टीम 2 लोग थे, उन्होंने बोला कि ये वाली चाय वो पियेंगे। तो वो काफी शायद कुछ ऐसा था, वो जो सूप वगैरह था वो उसी कप में उनके सामने रखा गया। उन्होंने देखा नहीं। 2 बिस्कुट उन्होंने जरूर खवाए थे और जो सवाल उनसे पूछे गए बखूबी उन्होंने जवाब भी दिया, बहुत ही सरल तरीके से। कोई उनमें ऐसी चीज नहीं थी कि वो फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर जम्मू कश्मीर में 2-3 विजिट उनके हुए 2004 की इलेक्शन के पहले, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दी गई इतनी जितनी कांग्रेस के लीडर या एमपी चाहते थे कि एक दिल्ली से आए हुए जो लोग हैं, और मीडिया की तरफ से भी वो था, क्योंकि उस समय दिग्विजय सिंह और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान, हाँ पृथ्वीराज चौहान, वो चर्चा में थे। 2-3 स्कैंडल हुए थे बड़े बड़े, तो उसे लेकर काफी विवाद था। तो मीडिया की ज्यादा उसके ऊपर फोकस था। लेकिन मनमोहन सिंह जी शांत स्वभाव के थे, चुप थे, और बहुत से लोगों को उन्होंने, जिसने कहा इंटरव्यू चाहिए तो बोला ठीक है ले लीजिए। मुझे पता है कि प्रिंट के लिए बहुत से लोगों ने किया, मैंने भी प्रिंट के लिए किया था। तो मेरा शुरुआत थी उस समय 2004 जो था चैनल 7 ड्राई रन पे था, लेकिन हमने किया था और बहुत ही शांत स्वभाव के थे और आराम से बैठे। कोई ऐसी चेहरे पर कोई वो नहीं कि एक इतना बड़ा लीडर है। लेकिन जब पता चला हमें थोड़ी देर के बाद कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो वो एक बड़ा हमारे लिए था कि हमने इनका इंटरव्यू किया था। मनमोहन सिंह जी ने 2 टेन्योर तक प्राइम मिनिस्टर रहे देश के, 2004 से 2014 तक। मगर एक खास बात यह रही थी कि उनके टेन्योर से पहले भी एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और उनके टेन्योर के बाद भी एनडीए की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेता देश के प्रधानमंत्री बने, जो तीसरा टेन्योर भी अभी उनका चल रहा है। ऐसे में मनमोहन सिंह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था देश को एक अलग नाम देने का, और वाकई ही उन्होंने दिया भी। आप मनमोहन सिंह के 10 साल के टेन्योर और यूपीए सरकार को कैसे देखते हैं विकास जी? पहले ना पवन जी की बात को कंटिन्यू करता हूं, उनकी साधारणता पे जाता हूं। जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी तो मनमोहन सिंह बीइंग राज्यसभा मेंबर और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, उनको एडजाइनिंग टू द रेस कोर्स रोड, जो उस वक्त रेस कोर्स रोड कहलाती थी, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के अक्रॉस सफदरजंग लेन में उनको घर अलाट था। दीपक बड़ी कोठी अलाट थी जो उनके स्ट्रेचर के हिसाब थी, लेकिन एक टूटी फूटी गाड़ी थी उनके पास, मैं ब्रांड तो नहीं लूंगा, जो एक साधारण इंडियन के पास होती है। इस तरह की जीवन शैली थी उनकी। उनके घर कोई भी आ जा सकता था उनको मिलने के लिए, कोई ऐसी उनके वो नहीं थी कि सिक्योरिटी का कुछ नहीं था। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो जो 10 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने आरटीआई जैसे एक्ट लाए, न्यूक्लियर ट्रीटी करी यूएस के साथ, विच वेंट ऑन टू हेल्प इंडिया लॉट डील। एंड इस वक्त जब जानते हैं कि 2009 की इलेक्शन है ना दीपक, कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस को खुद नहीं लगता था कि यूपीए जीत जाएगा। जानते हो ये मनमोहन सिंह की जीत थी, ये कांग्रेस या यूपीए की जीत नहीं थी। बिगेस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट, बिग ऑफ द पॉलिटिकल पंडित्स इन दिल्ली वर शॉक्ड जब 2009 में लाल कृष्ण अडवाणी बीजेपी के जो एनडीए के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, मनमोहन सिंह वन द इलेक्शंस फॉर कांग्रेस कैन डिनाई इट, लेकिन दैट वाज वन इलेक्शन व्हिच वर वन ऑन हिज फेस। 2004 में लोग उनको एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहते हैं, जो कि शायद वो उस इलेक्शंस में इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे। 2009 के इलेक्शन, जो भी पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझता है और इस देश की राजनीति को जानता है दीपक, वो जो स्पिन हुआ था जो इलेक्शन रिजल्ट्स का, वो मनमोहन सिंह का चेहरा था। लोगों ने उनको पसंद किया था। ये अलग बात है कि 2008 और 9 आते आते रिसेशन वर्ल्ड ओवर सेट इन हो चुकी थी। वो एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया था और शायद 2011 के बाद उन्होंने ज्यादा भाषण नहीं दिए, अच्छे दिन के ख्वाब नहीं दिखाए, बिकॉज एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही हैड अंडरस्टूड दैट ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन था। कुछ लोग आए, उन्होंने बड़े बड़े प्रॉमिस किए अच्छे दिन की, और उसके बाद टाइम बदला। और मनमोहन सिंह उसके बाद भी वो पार्लियामेंट में गए, उनके ऊपर बहुत लांछन लगे। उन्होंने इन्फ्लेशन को हाईएस्ट पे देखा था, 2010 में 11% तक चली गई थी दीपक। लेकिन जब नई गवर्नमेंट, ये जो अभी वाली गवर्नमेंट है, ये चल रही थी, एक टाइम पे वो बोले थे कि
the country is going the wrong way, inflation is at highest, we should look into it. वरना कभी भी उन्होंने अपनी वॉइस ना पार्लियामेंट में अंदर ना बाहर कभी जोर से रेज की. He was such a gentleman, but he knew what he was talking. He was worth his weight. और शायद मेरा मानना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अभी जो है नरेंद्र मोदी, they are very strong prime ministers. But I think the spine of politics was Manmohan Singh, the guy who brought in Indian economy on track in 91 when we were in shambles. नरसिम्हा राव के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने लिबरलाइजेशन लाई थी और देश को शायद अपनी मार्केट को ओपन कर दिया था वर्ल्ड मार्केट के साथ, जिसका आज हम अच्छा फल भुगत रहे हैं. दीपक, अब दूसरा सवाल भी विकास जी बीच में से यही कि आप उनके 10 साल के टेन्योर जहां पर नरेगा जैसी बड़ी स्कीम्स भी आई, न्यूक्लियर डील भी हुई, मगर कहीं ना कहीं काला धब्बा भी रहा 2G स्कैम जैसा, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं उनके वो 2 टेन्योर्स? दीपक, ये जो स्कैम्स होते हैं, ये जो वो होते हैं, ये वो होते हैं, दीज आर क्रिएटेड बाय मीडिया एंड सम ऑफ द पॉलिसी मेकर्स. उसमें वो कम बोलते थे और कांग्रेस उसको संभाल नहीं पाई. बाद में आपने देखा 2G स्कैम का क्या हुआ, उस वक्त कोल स्कैम भी हुआ था. कोल स्कैम भी बहुत बड़ी चीज बनी थी, लेकिन बाद में उनसे स्कैम्स का कुछ नहीं हुआ. वो कई कंपनियां मर गई. वो एक तरीका होता है, वो बुक्स में एस्केलेशन थी. विनोद राय ने एज ए सीएजी जो बताया था, वो बाद में प्रूव नहीं हो पाई और दीपक लोग छूट गए. वो काला धब्बा नहीं था. धब्बा तो ये था कि जब कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे लोग और AK एंटनी, जो कि शायद बहुत ही जेंटलमैन लीडर थे, उनको कांग्रेस ने बहुत ज्यादा पावर सौंप दी और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की पावर को कम करा. और जो आखिरी 3-4 साल में कांग्रेस में उस वक्त अंदर का द्वंद चला, उससे कांग्रेस 2014 में उन्होंने बहुत ज्यादा बुरा नतीजा भुगता और कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह के नाम को धब्बा लगा. नहीं तो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर मोंटीक सिंह अहलूवालिया जैसे लोग थे, दीपक, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, तो मनमोहन सिंह उस पे गलत नहीं जा सकते थे. बट ही हैड अंडरस्टूड व्हाट वाज हैपनिंग, ही केप्ट साइलेंट एंड हिज साइलेंस वाज टेकन अदरवाइज. एंड उस वक्त कुछ युवा नेता थे, अब जो काफी सीनियर हैं, कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनका ओवर इंथुजियाज्म शायद उस गवर्नमेंट पे कुछ धब्बे लगा गया. पवन जी, शख्सियत की बात करेंगे, आपने बहुत बार उनको कवर भी किया होगा और मैं जहां तक मैंने उनको कवर किया है, बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जो मीडिया के साथ मुखातिब होते हैं. और खुद उनकी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो मैंने भी कवर की. एक बार वो जम्मू विजिट पे आए थे और उन्होंने टेक्निकल एयरपोर्ट पे जाते जाते मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एड्रेस कर दी. वो ऐसे शख्सियत थे. पवन जी, एक चीज, यहां कोई एक मंत्री भी बन जाता है एक स्टेट का, उसमें भी ईगो और सर पे चढ़ जाती है उसकी वो सफलता, या कहीं ना कहीं वो एक अपने ईगो में रहता है. वो प्रधानमंत्री बनके भी इतने सरल थे कि वो किसी भी स्टेट में जाते, मीडिया से भी बात करते और जनता से भी मुखातिब होते. कैसे देखते हैं आप उनकी वो शख्सियत और पावर कभी उनके सिर पे हावी नहीं हुई? देखिए, पावर्स कभी उन पे हावी नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं है. जम्मू कश्मीर के साथ उनका रिश्ता एक अलग तरीके से था. बहुत से पत्रकार हैं जिनको वो बाय नेम जानते थे, बाय फेस जानते थे, जिनमें स्वर्गीय वेद भसीन जी हैं, रुमित्रा साहब हैं, उसके बाद चाचा चरखा जी पुंछ वाले, है ना, उनको तो बहुत अच्छी तरीके से वो जानते थे क्योंकि चाचा चरखा उसमें PTI में होते थे. तो वो कई बार यहाँ से भी उनका कोर्ट, जब वो वहां दिल्ली लैंडलाइन पे बुक करवा के कॉल, तब भी उनका कोर्ट लेते थे. तो इस वजह से वो काफी उनके थे. तो जो नई पीढ़ी थी पत्रकारों की, जैसा टेक्निकल एयरपोर्ट में मैं भी था, आप भी थे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक बार जम्मू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद. हालांकि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक साइड पे बैठे होते थे, लेकिन बाद में भी उन्होंने की. तमाम लोगों के साथ उनका अच्छा वो भी था. लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके बाद फिर प्रोटोकॉल का सिस्टम हो जाता है, सिक्योरिटी आ जाती है, फिर वो लोग इतना डायरेक्टली पास नहीं जा पाते थे. लेकिन जब 2004 की इलेक्शन से पहले 3-4 विजिट हुए, जैसा मैंने पहले कहा कि एक मैरिज हॉल था, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन था, तो वहां पर वो हर व्यक्ति उनके पास जाके बैठ रहा था, मिल रहा था. 2-3 सिक्योरिटी के लोग थे उनके साथ, ज्यादा नहीं थे. और ऐसा लगता भी नहीं था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कल को अगर जीत भी गए तो ये फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, और इससे ज्यादा कोई सोच ही नहीं थी किसी लीडर के पास. और कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जो थी, उनको भी यही लगता था कि अगर फिर से कांग्रेस सत्ता में आती है तो डॉक्टर साहब जो है ये फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे. लेकिन एक चीज उनमें थी कि उनको परख थी. सवाल जो आप करते हो वो आई कांटेक्ट उनका जो था वो उनकी तरफ होता था, ना कि बाकी कैमरास की तरफ. वो उनको देख के संबोधित करते थे, जैसे मुरली मनोहर जोशी जी करते हैं,
मुरली मनोहर जोशी जी का भी मुझे पता है कि जो गेस्ट हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने बोला फोटो शोटो जो खींचने हैं वो पहले खींच लीजिए, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। जो वार्तालाप होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मुझे पता चलना चाहिए कौन सवाल कर रहा है और किसको जवाब देना है। तो डॉक्टर साहब भी ऐसे ही थे, वो पूरा जब सवाल करते थे तो वो उनकी तरफ ऐसे देख के फिर उन्हीं को सीधा वो बोलते थे। आप अपने कैमरे के एंगल जैसे मर्जी कर लीजिए, उनका आई कांटेक्ट होता था रिपोर्टर के साथ। विकास जी, जैसे हमने 2 दिन पहले डिस्कशन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता था उनके ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ से कि वाजपेयी जी आपके ऊपर बात नहीं कर रहे, हम आपकी पार्टी पर जो है बयान कर रहे हैं, और ये कहते थे कि आप सही आदमी हैं मगर गलत पार्टी में हैं। ऐसे ही मनमोहन सिंह जी के बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस अलग है और मनमोहन सिंह जी अलग हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए वो एक एसेट थे, और क्या कांग्रेस उनको सही से यूज नहीं कर पाई, और क्या कांग्रेस में उनकी कमी खलेगी? देखो, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ वेरी टॉल पॉलिटिशियन, तो ही हैड रिस्पेक्ट अक्रॉस ऑल द पार्टीज। लेकिन मनमोहन सिंह तो एक पॉलिटिशियन थे ही नहीं, he was a technocrat who was a forced politician also। तो कभी भी वो पॉलिटिकल अटायर पहनकर भी कभी पॉलिटिशियन नहीं हो पाए। he was down under a simple man even as a prime minister। उनको कोई भी अप्रोच करता था, पवन जी ने जैसे कहा, from media to bureaucrats, he was open to all political houses। he was I think masses के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको शायद उनका पीआर इतना बड़ा नहीं था कि उनको उस तरह से बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया। जब वो किसी पॉलिटिकल घराने से नहीं थे, तो ये उनकी बदकिस्मती रही। बट व्हेन नाउ ही इज नो मोर, आई थिंक आगे आगे हम जाएंगे तो जब आगे वाले टाइम के लोग हिस्ट्री में देखेंगे, आई थिंक हिज टेन्योर विल बी मार्क्ड एज अ गोल्डन ईरा इन इंडियन पॉलिटिक्स, और उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट आने वाले टाइम में मिलेगी। दीपक, ही वाज अ सॉफ्ट स्पोकन गाय बट ही वाज अ साइलेंट असैसिन। वो एक जायंट थे इंडियन पॉलिटिक्स के। जब आगे आगे राजनीति की बात होगी और इंडियन जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स की बात होगी, तो फॉर श्योर उनका नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाएगा। दीपक, दिस इज श्योर। बहुत धन्यवाद विकास जी। पवन जी, आपसे आखिरी सवाल है। राहुल गांधी ने अपना सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैंने अपना एक नेता ही नहीं, अपना पॉलिटिकल गुरु भी खो दिया। आपको लगता है कांग्रेस की वजह से कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह के कैरेक्टर पे या उनके ऊपर काफी सवाल उठे कि कभी भी इन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया, वो दबे रहे कांग्रेस की जो हाई कमांड है उसके तहत? क्या कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी की पर्सनैलिटी को ओवर पावर कर दिया कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, कुछ दिग्गजों ने? देखिए, बिल्कुल जैसा विकास जी कह रहे हैं कि ही वाज नॉट ए पॉलिटिशियन। वो बेसिकली एक वो थे, अगर आप कहा जाए तो अर्थव्यवस्था के माहिर थे, अर्थशास्त्री, टेक्नोक्रेट कहते हैं, अर्थशास्त्री वो थे। तो अब पॉलिटिकल गुरु आप उन्हें कैसे कह सकते हैं, वो एक अलग इशू हो सकता है कि आपने क्या उनसे सीखा क्या नहीं। लेकिन इतना जरूर था कि उनको उनके ऊपर बर्डन डाला गया, उनको नीचे करने की कोशिश कांग्रेस के भीतर जो उस लेवल के लोग वहां थे वहां पर की गई, और वो सब लोगों को पता था। लेकिन आज का दिन जब वो नहीं रहे, तो अगर आप आज देखेंगे, एक्स देखेंगे या सोशल मीडिया पर देखेंगे, तो तमाम दुनिया के जो नेता हैं वो भी उनका जो है आज नाम ले रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि एक बहुत सुलझे हुए वो एक स्टेट्समैन थे, मतलब कि वो उनका ये कहना था कि भारत के भीतर उनका एक अलग रुतबा था। पार्टी शार्टी की बात तो चलो अलग से होती रहती है कि कौन सी पार्टी में था, वो एक टैग होता है। वो जो कांग्रेस के समय पे उन पे जो कुछ आरोप भी लगे, विवादों के साथ भी नाम जुड़ता रहा, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन जाने के बाद उनको आज सहानुभूति से श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम लोग जो है वो उनको याद कर रहे हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से लेके सिंह इज किंग तक, अल्टीमेटली 2004 से लेकर 2014 तक देश में जो भी बेहतर हुआ, कहीं ना कहीं उसके पीछे तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। और उससे पहले भी और उसके बाद भी मनमोहन सिंह ने जब भी अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ कहा, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हुआ और वो देश के लिए कुछ ना कुछ भला करने वाला हुआ। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर चाहे जो मर्जी कहा जाए, इस तरह के पॉलिटिशियन जो होते तो चाहे एक्सीडेंटल हैं, मगर उस एक्सीडेंट के बाद भी देश को बहुत कुछ दे जाते हैं, शायद बहुत कम मिलते हैं। तो हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। और बड़ी बात है, अपने ऊपर लगाए गए बहुत सारे बयान और आरोपों को कहीं ना कहीं अपने साथ ही ले गए और पेशेंस से कैसे सियासत की जाती है ये भी सिखाए गए। बहुत धन्यवाद।